नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इस हफ्ते मार्केट सिर्फ 4 दिन खुलेगा, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से हॉलिडे है, यानी ट्रेडिंग डेज कम है, तो वॉलेटिलिटी और तेज मूव्स दोनों की संभावना बनी रहती है। निफ्टी अभी भी 26,000 के आसपास बना हुआ है, जो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है। पिछले हफ्ते मार्केट न ज्यादा ऊपर गया न बहुत नीचे, लेकिन बुल्स ने एंड में अच्छा कमबैक जरूर किया। टेक्निकल नजरिए से HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के मुताबिक अगर निफ्टी 26,000 से 26,050 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिकता है तो आने वाले समय में 26,300 की तरफ बढ़त देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ देखें तो 25,800 से 25,700 का जोन अहम सपोर्ट माना जा रहा है। इस रेंज में बाजार को फिलहाल मजबूत सहारा मिलता दिख रहा है। शुक्रवार की तेजी के बावजूद बाजार लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट में रहा। हफ्ते के दौरान निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और 26,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का कहना है कि निफ्टी के लिए 26,000 के आसपास 21 डे मूविंग एवरेज एक बड़ी रुकावट है। अगर बाजार इस स्तर के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और इंडेक्स 26,200 की ओर जा सकता है। 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है, और जैसे जैसे तारीख पास आएगी प्री बजट न्यूज़ और रूमर्स मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। फ्राइडे को इंडियन रुपी में मजबूत रिकवरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपी 91 के ऊपर से सुधरकर करीब 89.5 के आसपास पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने रुपी को सपोर्ट किया है, यानी डॉलर सेल करके रुपी की डिमांड बढ़ाई गई। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई है और 100 के नीचे बना हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जनरली पॉजिटिव माना जाता है। FII एक्टिविटी में भी सुधार देखने को मिला है। पिछले कुछ सेशंस में FIIs बायर्स रहे हैं और फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अगर मंडे से FIIs कंसिस्टेंटली बाइंग करते हैं तो मार्केट में कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दोनों बढ़ सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस मजबूत बने हुए हैं। गोल्ड डोमेस्टिक लेवल पर ऊंचे दाम पर है और इंटरनेशनल मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है। सिल्वर ने भी तेज मूव दिखाया है और इंटरनेशनल मार्केट में $67 के आसपास ट्रेड करता दिखा। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। शार्प मूव्स की वजह से बिगिनर्स के लिए रिस्क काफी ज्यादा बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स, US डेटा, जियोपॉलिटिक्स और FII फ्लोज, ये सभी फैक्टर्स मिलकर इस हफ्ते मार्केट की दिशा तय करेंगे। सबसे अहम लेवल निफ्टी के लिए 26,000 रहेगा। अगर बुल्स इस लेवल को फिर से कैप्चर करके ऊपर क्लोज दे पाते हैं तो सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। ग्लोबल लेवल पर जापान और US से जुड़े कई डेटा ऐसे थे जो मार्केट को तोड़ सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रिगर नहीं मिला। इसी वजह से बुल्स को थोड़ी बढ़त मिलती दिखी। फ्राइडे को इंडियन मार्केट बंद था, लेकिन US मार्केट में डो जोन्स करीब 183 पॉइंट्स और नैस्डैक करीब 300 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, जो ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। US में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए हैं, लेकिन कई फाइल्स ब्लर और ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ जारी की गई हैं, जिसको लेकर वहां काफी हंगामा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ फाइल्स बाद में खोली जाएंगी, जिस पर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है। इस मुद्दे पर US पॉलिटिक्स काफी गर्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम डॉक्यूमेंट्स में आया है, लेकिन फिलहाल कोई नई फोटो सामने नहीं आई है। इसी वजह से मामला और सेंसिटिव बन गया है और ग्लोबल मार्केट्स की नज़र US पर बनी हुई है। आने वाला हफ्ता US पॉलिटिक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। अगर एप्स्टीन केस से जुड़ी कोई बड़ी नई जानकारी सामने आती है तो US मार्केट और इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट पर असर पड़ सकता है। दिसंबर के आखिरी दिनों में सैंटा रैली की चर्चा शुरू हो जाती है। ये वो फेज माना जाता है जब मार्केट्स में सीजनल बाइंग देखने को मिलती है और सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहता है। सैंटा रैली इसी हफ्ते से शुरू होने वाले टाइम फ्रेम में आती है। 23 दिसंबर को US GDP डेटा रिलीज होगा, जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रिगर माना जा रहा है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी उसी दिन आएंगे। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर रशिया यूक्रेन वॉर अब भी जारी है और मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक्टिविटीज भी सामने आ रही हैं, जिससे क्रूड ऑयल प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड करीब $60 के आसपास है और WTI क्रूड करीब $56 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। इंडिया US ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन जब तक US सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं आता, तब तक किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उम्मीद कम है।
अल्ट्राटेक सीमेंट ने बताया है कि उसे करीब 782.2 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी का कहना है कि वो इस ऑर्डर की पूरी समीक्षा कर रही है और सही कानूनी मंच पर इसे चुनौती देगी, इसलिए फिलहाल इसे अंतिम देनदारी नहीं माना जा रहा। केईसी इंटरनेशनल को बड़ी राहत मिली है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कंपनी को 9 महीने के लिए टेंडर से बाहर किया गया था। अब अगले आदेश तक केईसी इंटरनेशनल चल रही और आने वाली बोलियों में हिस्सा ले सकेगी। फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेंगलुरु के 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल को 430 करोड़ रुपए में खरीदने का समझौता किया है। ये अधिग्रहण फोर्टिस की पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडियरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड के जरिए किया जाएगा, जिससे दक्षिण भारत में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। टाटा स्टील को झारखंड के जमशेदपुर स्थित सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज विभाग से 1132.18 करोड़ रुपए की देनदारी चुकाने का आदेश मिला है, जिसमें जीएसटी राशि, जुर्माना और ब्याज तीनों शामिल हैं, जिससे कंपनी पर नियामकीय दबाव बढ़ा है। IHL यानी इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ताज जीवी के होटल्स में अपनी 25.52% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कंपनी अपने कोर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर सकती है। वेदांता के लिए पॉजिटिव संकेत देते हुए फिच रेटिंग्स ने इसकी यूके स्थित पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज एलटीडी का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। मजबूत कमाई की उम्मीद, कर्ज में कमी और बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है। वारी एनर्जीज ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सब्सिडियरी हाइड्रो ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। ये कंपनी इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत गठित की गई है। श्री सीमेंट ने विदर्भ क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से 2 MTPA क्षमता की नई सीमेंट यूनिट लगेगी, जो कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता को 68 MTPA से 80 MTPA तक ले जाने की योजना का हिस्सा है। टाटा केमिकल्स ने बताया है कि उसकी विदेशी सब्सिडियरी टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल PTE लिमिटेड ने सिंगापुर की नोवा बे PTE लिमिटेड को खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील करीब 25 मिलियन यूरो में होगी, लेकिन इसे पूरा होना कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। इन्फोसिस ने ADR प्राइस में आई तेज हलचल पर सफाई देते हुए कहा है कि फिलहाल कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव जानकारी नहीं है जिसे छिपाया गया हो। कंपनी के मुताबिक कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिमिटेड लिक्विडिटी की वजह से ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली। जुपिटर वैगन्स में प्रमोटर तात्रा वगोना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर ने करीब 135 करोड़ रुपए खर्च कर 0.55% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिसे कंपनी में प्रमोटर का बढ़ता भरोसा माना जा रहा है। डोन टेक्नोलॉजी इंडिया का शेयर करीब 13,241 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये अपने 1 साल के निचले स्तरों के करीब है। पहले भी इस स्टॉक में 50% तक की बड़ी गिरावट आ चुकी है, जिसके बाद तेज रैली देखने को मिली थी, इसलिए करेक्शन को लंबे नजरिए से देखा जा रहा है। सितंबर क्वार्टर के मुताबिक डोन टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रमोटर होल्डिंग लगभग स्थिर है, लेकिन FII और DII दोनों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके उलट पब्लिक होल्डिंग में साफ कटौती दिख रही है, जो ये संकेत देता है कि गिरावट में स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है। AB एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड करीब 6,685 रुपए के आसपास बंद हुआ है और ये भी अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में इस स्टॉक ने कई बार तेज उछाल और गहरी गिरावट दिखाई है, जो मार्केट साइकिल का हिस्सा है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन उससे ज्यादा FII और DII ने खरीदारी की है। पब्लिक होल्डिंग में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिससे साफ है कि संस्थागत निवेशक यहां भरोसा दिखा रहे हैं। ज्योति CNC ऑटोमेशन करीब 960 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी 52 वीक लो जोन के पास है। ये स्टॉक पहले 500 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए तक गया था, जिसके बाद अभी करेक्शन चल रहा है, जो एक हेल्दी प्रक्रिया मानी जाती है। ज्योति CNC ऑटोमेशन में प्रमोटर होल्डिंग 62% से ज्यादा है, जो इस लिस्ट में सबसे मजबूत मानी जा सकती है। साथ ही FII और DII दोनों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि पब्लिक होल्डिंग लगातार कम हो रही है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का शेयर करीब 736 रुपए के आसपास है और ये बाकी स्टॉक्स के मुकाबले 52 वीक हाई जोन के ज्यादा करीब नजर आता है। इस स्टॉक ने पहले भी ब्रेकआउट के बाद मजबूत मोमेंटम दिखाया है, लेकिन यहाँ भी बीच बीच में करेक्शन आते रहे हैं। सितंबर क्वार्टर के डेटा के मुताबिक सिरमा SGS टेक्नोलॉजी में प्रमोटर और पब्लिक दोनों ने कुछ हिस्सेदारी घटाई है, जबकि DII की हिस्सेदारी में तेज बढ़त देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म निवेशक धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं। LG अल्ट्रा ग्राइंड का शेयर करीब 1200 रुपए से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है और ये 52 वीक लो के आसपास है। ये स्टॉक अपने तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, जहां बड़ी तेजी के बाद गहरी गिरावट भी देखने को मिलती है।
LG अल्ट्रा ग्राइंड में प्रमोटर होल्डिंग लगभग स्थिर है, लेकिन FII और DII की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। पब्लिक होल्डिंग घट रही है, जिससे साफ है कि यहाँ भी संस्थागत निवेशक धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड करीब 1600 रुपए के आसपास बंद हुआ है और ये केमिकल सेक्टर के अंडर परफॉर्मिंग फेज का हिस्सा है। 2020 के बाद आई तेज रैली के चलते इस सेक्टर में पिछले कुछ साल से कंसोलिडेशन और करेक्शन चल रहा है। इस स्टॉक में 2800 रुपए का लेवल बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि पहले इसी जोन से बड़ा ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला था। जब तक स्टॉक इस लेवल के नीचे है, अंडर परफॉर्मेंस बनी रह सकती है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि लंबे समय से कमजोर प्रदर्शन के बावजूद प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। साथ ही FII और DII की होल्डिंग भी क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ी है, जबकि पब्लिक होल्डिंग घटती जा रही है। सेबी ने शेयर बाजार के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 22 दिसंबर 2025 से नॉन FNO स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब अब निवेशक सिर्फ उन्हीं शेयरों में शॉर्ट सेलिंग कर पाएंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल हैं। सेबी ने ये कदम बाजार में बढ़ती वॉलेटिलिटी और सेटलमेंट से जुड़े रिस्क्स को देखते हुए उठाया है। नॉन FNO शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए नियमों को और सख्त किया गया है। नए नियमों के तहत अब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स सिर्फ FNO एलिजिबल स्टॉक्स में ही शॉर्ट सेलिंग कर सकेंगे। इससे रिस्की और कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में अनियंत्रित गिरावट पर रोक लगेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉन FNO शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग पर रोक से खासतौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की लिक्विडिटी पर असर पड़ सकता है। कुछ ब्रोकर्स का कहना है कि कैश मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम घट सकता है। आने वाले हफ्ते में कुल 11 नए पब्लिक इश्यूज खुलने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन 11 में से 10 IPOs SME सेगमेंट से होंगे, यानी इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में SME IPOs का दबदबा साफ नजर आएगा, जबकि मेन बोर्ड से सिर्फ एक ही IPO आएगा। मेन बोर्ड सेगमेंट का एकमात्र IPO गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का होगा, जो 22 दिसंबर को खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। SME सेगमेंट की बात करें तो 22 से 24 दिसंबर के बीच सुंड्रिक सॉयल, श्यामधानी इंडस्ट्रीज, डाचीपवी पब्लिशर्स और EPW इंडिया के IPOs निवेशकों के लिए खुलेंगे। इसके अलावा 23 से 26 दिसंबर के बीच अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज, बाई काकाजी पॉलीमर्स, एडमैट सिस्टम्स, नंता टेक और धारा रेल प्रोजेक्ट्स के IPOs में भी सब्सक्रिप्शन का मौका मिलेगा। SME सेगमेंट का एक और IPO E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, जो 26 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, यानी पूरे हफ्ते SME IPOs की लाइन लगी रहेगी। नए IPOs के साथ साथ अगले हफ्ते सेकेंडरी मार्केट में नई लिस्टिंग्स भी देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर 5 IPOs की लिस्टिंग आने वाले दिनों में तय मानी जा रही है। KSH इंटरनेशनल IPO की संभावित लिस्टिंग 23 दिसंबर को BSE और NSE दोनों मेन बोर्ड पर हो सकती है, जिस पर मार्केट की खास नजर रहेगी। SME सेगमेंट में नेपट्यून लॉजिटेक IPO की लिस्टिंग 22 दिसंबर को BSE SME पर होने की संभावना है, जिससे SME इन्वेस्टर्स को पहला लिस्टिंग गेन का मौका मिल सकता है। ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया IPO और मार्क टेक्नोक्रेट्स की संभावित लिस्टिंग 24 दिसंबर को BSE SME और NSE SME पर तय बताई जा रही है। वहीं फाइटोकेम रेमेडीज इंडिया IPO की लिस्टिंग 26 दिसंबर को BSE SME पर हो सकती है, जिससे हफ्ते के आखिरी दिन भी IPO एक्शन बना रहेगा। मंडी के लिए पहला स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर है, जहां 387 से 388 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक में करीब 6% तक का अपसाइड दिख रहा है और इसका टारगेट 410 रुपए रखा गया है, जबकि नीचे की तरफ 375 रुपए का स्टॉप लॉस माना गया है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर ने वीकली टाइम फ्रेम पर कप इन हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। आसान भाषा में कहीं तो ये पैटर्न आगे तेजी जारी रहने का संकेत देता है और आमतौर पर इसके बाद खरीदारी बढ़ती है। दूसरा स्टॉक श्रीराम फाइनेंस है, जिसमें 900 से 905 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। इसमें भी करीब 6% का अपसाइड माना जा रहा है और इसका टारगेट 960 रुपए रखा गया है, जबकि नीचे की तरफ 870 रुपए का सपोर्ट और स्टॉप लॉस अहम है। श्रीराम फाइनेंस ने पहले अच्छा रन दिया था और उसके बाद 830 से 875 रुपए के दायरे में कुछ समय तक कंसोलिडेशन में रहा। अगर श्रीराम फाइनेंस 870 रुपए के ऊपर टिका रहता है तो 960 रुपए तक की मूवमेंट संभव मानी जा रही है। एनालिस्ट्स की कंसेंसस रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेंसेक्स के कई हेवीवेट स्टॉक्स में अगले 12 महीनों में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये टारगेट्स रिसर्च बेस्ड एस्टिमेट्स हैं, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की ओर इशारा करते हैं। इटर्नल का स्टॉक फिलहाल करीब 286 रुपए पर है और एनालिस्ट्स इसमें 33% तक का अपसाइड देख रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय इस स्टॉक पर बाय की बनी हुई है। ट्रेंड में एनालिस्ट्स करीब 30% का अपसाइड मान रहे हैं और रिटेल कंजम्पशन ग्रोथ से स्टॉक में आगे भी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। NTPC को पावर सेक्टर में स्टेबल ग्रोथ के चलते पसंद किया जा रहा है और एनालिस्ट्स इसके करंट लेवल से करीब 29% अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं।
ICICI बैंक, ITC और HDFC बैंक जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स पर भी एनालिस्ट्स काफ़ी बुलिश हैं। इन स्टॉक्स में 18 से 25% तक के पोटेंशियल रिटर्न्स बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड कॉर्प और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स भी एनालिस्ट्स की राडार पर हैं, जहां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के दम पर स्टेडी रिटर्न्स की संभावना जताई जा रही है।